हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे अपने सेकेंड ईयर का पहला यूनिट। पहले यूनिट में प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, ये पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है। इसमें आप लोगों को जो एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपका जिसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले ये समझ लो कि जो इंग्लिश है वो एक तो क्लियरली एक चीज होती है कि ये कोई आ, हमको विरासत में नहीं मिलती है। ठीक है, इसको जो होता है ये इम्पोर्टेंट कब होती है, जब हमें आ, ये प्रोवाइड होती है इनपुट रिच एनवायरनमेंट टू लर्न लैंग्वेज। मतलब कि समृद्ध इनपुट रिच एनवायरनमेंट यानी समृद्ध भाषा का वातावरण। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इनपुट इनपुट रिच एक मिनट रिच इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण। ठीक है, इन्वायरमेंट का मतलब होता है IR, फिर है O, फिर क्या है MENT, इन्वायरमेंट। इनपुट रिच इन्वायरमेंट जब हमें मिलता है कोई भी भाषा का तो उसको हम लोग सीख जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे जब हमें इसको एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलेंगे कि हमको अगर मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है टू कम्युनिकेट, मतलब संचार के लिए अगर हमको मौका मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं? भाषा को सीखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इंग्लिश है तो उसको सीखने के लिए हम लोग को क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले क्या आएगा आपका? लिसन यानी कि सुनना। ठीक है, LISTEN, लिसन। पहले सुनना है हमको कोई भी भाषा सीखने के लिए। दूसरा स्पीक, जब सुनते हैं तो वही हम बोलते हैं, तो स्पीक। ठीक है, स्पीक यानी बोलना। और तीसरा होता है रीड, जब हम सुन लिए बोल लिए तो अब क्या कर लेंगे? हम लोग उसको पढ़ भी लेंगे। तो READ, रीड मतलब पढ़ना। और चौथा है कि आप उसको लिख लोगे। जब आपको सुनना आ गया, बोलना आ गया, लिखना आ गया, सॉरी पढ़ना आ गया, तो उसके बाद में आप क्या करोगे? वो चीज को लिख लोगे। ठीक है, तो कोई भी भाषा हो। तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश का देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इनपुट रिच एनवायरनमेंट मिलना चाहिए और उसके थ्रू आप सुनोगे। लिसन टू लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट। ठीक है, यहाँ पे राइट इन इंग्लिश हो गया। ये हो गया आपका सिंपल तरीके से कि कोई भी भाषा हम लोग विरासत में लेके नहीं आते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? ये एनवायरनमेंट हमें मिलता है, उस एनवायरनमेंट में हम क्या करते हैं? इन सारी चीजों को करते हैं और सीख जाते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे अगर आपको पूछता है, ये आपके पॉइंट्स दिए हैं, ये कुछ क्या है? प्रिंसिपल यानी कि महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। ठीक है, आपके उसमें प्रश्न में ये आपका इसमें तो पहले यूनिट से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 20 मार्क्स का आता है। ठीक है, कितने मार्क्स का आता है? 20, यूनिट 1 से। तो ये यूनिट 1 से 20 मार्क्स का है। ये आपका पहला टॉपिक है। ठीक है, अभी यूनिट 1 का एक एक टॉपिक अपन रोज देखेंगे, रोज या एक दिन छोड़ एक दिन देखेंगे ताकि आप लोग अच्छे से कवर कर सको। तो ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यदि आपसे पूछता है कि सेकंड लैंग्वेज के प्रिंसिपल बताओ, तो महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। इन पॉइंट्स को आप लिख लोगे, याद कर लोगे। ठीक है, दूसरा कि आप इन पॉइंट्स को समझो ताकि आप इसको अपने, जब आप समझ लोगे तो अपने आप ही इसको लिखोगे। तो क्या लिखा है? सबसे पहला सिद्धांत क्या होता है? जब ये मैंने क्या बताया आपको? कॉन्सेप्ट यानी कि आपका कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है? इनपुट रिच एनवायरनमेंट, जिसमें आप लिसन करते हो, स्पीक करते हो, रीड करते हो और राइट करके लैंग्वेज को सीख लेते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। तो पहला सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत है वी कंस्ट्रक्ट एंड रिकंस्ट्रक्ट अवर नॉलेज।
इसको हिंदी में बोलते हैं कि दूसरी भाषा सीखने में क्या चीज है, ये महत्वपूर्ण सिद्धांत इस प्रकार हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको अगर बोलेंगे कि हम अपने ज्ञान का निर्माण, वी कंस्ट्रक्ट एंड री, कंस्ट्रक्ट यानी कि क्या होता है, निर्माण, निर्माण, और रिकंस्ट्रक्ट यानी पुनः निर्माण, पुनः निर्माण, ठीक है। निर्माण, नॉलेज यानी ज्ञान। तो अगर इसको हिंदी में आप समझोगे कि हम अपने ज्ञान का निर्माण, ज्ञान का निर्माण और पुनः निर्माण क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। समझ में आ गया। हम पहला क्या पॉइंट होता है, पहला सिद्धांत क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण और पुनः निर्माण करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, दो तरीके से करते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि हम जितना संभव हो सके दूसरे के साथ मौखिक रूप से बात करते हैं और साथ ही लिखित करते हैं। मतलब जैसे मान लो अगर आप लोग हिंदी बोलते हो या छत्तीसगढ़ी बोलते हो या कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, तो आप क्या करते हो कि उसके साथ बात करते हो ना, क्या करते हो, मौखिक रूप से आप उसको बोलते हो ना, ये खाना है, ये पीना है, ये मौखिक रूप हो गया। और साथ में क्या करते हो, उसको लिखते भी हो। तो मौखिक रूप से बोलना दूसरे के साथ और लिखना, लिखित और मौखिक रूप से अगर हम लोग कोई चीज का संवाद करते हैं तो ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगर इसको बोला जाए इंग्लिश में तो क्या बोलेंगे, कम्युनिकेट ओरली, ओरली यानी मौखिक, एज वेल एज इन राइटिंग, लिखित यानी राइटिंग, विथ अदर्स, विथ अदर्स यानी दूसरे के साथ, एज मच एज पॉसिबल, हम जितना ज्यादा दूसरों के साथ ओरल और क्या करेंगे, ओरल करेंगे और उसी प्रकार से एज वेल एज राइटिंग करेंगे, तो हम बहुत जल्दी कोई चीज का निर्माण करेंगे, संवाद करेंगे। तो आप इतना नहीं करो, आप सिर्फ पॉइंट्स लिख लो, वी कंस्ट्रक्ट एंड रिकंस्ट्रक्ट अवर नॉलेज। क्लियर। पहला सिद्धांत आपका है कि हम अपने ज्ञान का निर्माण और पुनः निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा, दूसरी भाषा के लिए ना, यहाँ पे क्या है, सेकंड लैंग्वेज। तो ये क्या है, महत्वपूर्ण सिद्धांत किसके लिए है भाई, दूसरी भाषा सीखने के लिए। ठीक है, यहां लिख देती हूं, दूसरी भाषा सीखने के, सीखने में, सीखने के महत्वपूर्ण सिद्धांत। ठीक है, क्या है, ये है। दूसरा, लर्निंग थ्रू एक्सपोजर, एक्सपोजर, लर्निंग थ्रू एक्सपोजर का मतलब होता है, एक्सपोजर मतलब होता है, एक्सपोजर कहाँ होगा, फैलाना, यानी कि फैलाएंगे कहाँ, पर्यावरण में, मतलब वातावरण में। एक्सपोजर के माध्यम से सीखना मतलब क्या है, पर्यावरण जब हमें मिलता है तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग को एनवायरमेंट नहीं मिलता। एनवायरमेंट यानी कि वातावरण। ठीक है, अब सब कोई हिंदी बोलेंगे तो नेचुरल है कि सब हिंदी बोलेंगे। अगर मान लो सब इंग्लिश बोलेंगे तो आपको तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी अलग से सीखने की, आप ऐसे ही सीख जाओगे। तो आपको क्या हो रहा है, यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग लर्निंग विद एक्सपोजर यहाँ पे किसके थ्रू करते हैं, एक्सपोजर के माध्यम से। इसी को हिंदी में लिख देना, ठीक है, एक्सपोजर के माध्यम से सीखना, एक्सपोजर के माध्यम से सीखना। अब एक्सपोजर क्या होता है, वातावरण। अगर हमको वातावरण सही मिलेगा तो हम सीखेंगे, और अगर हमें वातावरण नहीं मिलेगा तो हम नहीं सीखेंगे। क्लियर हो गया। तो वातावरण की कमी की वजह से हम लोग नहीं सीख पाते। लेकिन हमें वातावरण, पहला सिद्धांत क्या हुआ कि हम अपने ज्ञान का निर्माण और पुनर्निर्माण करते हैं। ठीक है, दूसरा कि एक्सपोजर के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा ये है, तीसरा सिद्धांत है लर्निंग थ्रू यूज, यूज थ्रू यूज। ये तो समझ में आ गया, उपयोग के, यूज यानी उपयोग। ठीक है, उपयोग के
माध्यम से सीखना। ठीक है, आप लोग ना सिर्फ ये पॉइंट याद कर लेना। देखो इसमें लर्निंग तो कॉमन है, थ्रू भी कॉमन है, सिर्फ यहाँ पे एक्सपोजर याद करना है, यहाँ यूज करना है। अब मतलब मैं बता दे रही हूँ, यूज यानी उपयोग। तो आप ये सिद्धांतों का क्वेश्चन में आता है कि प्रिंसिपल बताओ, या कोई आप महत्वपूर्ण क्यों वो बताओ, या सेकंड लैंग्वेज लिखना क्यों आवश्यक है, या इसको यूज करना क्यों आवश्यक है। सब में ये पॉइंट आ गए। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर चौथा, लर्निंग थ्रू कॉन्टेक्स्ट। अभी इसका और यूज मैं बताऊंगी। लर्निंग थ्रू कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि आपका, अच्छा अभी लर्न उपयोग के माध्यम से सीखना। अब लर्निंग थ्रू यूज में क्या आता है कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी भाषा का उत्पादन करते हैं। ठीक है, भाषा को उत्पादन कैसे करेंगे भाई, आपने क्या कर दिया है, सुना, सुना, और सुनने के बाद आपने क्या करा, सुनते हैं, और उसके बाद में पढ़ते हैं, रीड करते हैं। यदि आपने सुना और पढ़ा तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका ग्रहणशील। क्या बन गया, ग्रहणशील। तो यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, लिसन और रीड। जब हम कोई चीज को सुनते हैं और पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे हमारा कौन सा स्किल डेवलप हो जाता है, रिस्पेक्टिव। रिस्पेक्टिव यानी कि ये देखो यहाँ पे लिखती हूं, R E C E, रिस्पेक्ट, PTIVE, रिस्पेक्टिव स्किल। कौन सी स्किल डेवलप हो गई हमारी, रिस्पेक्टिव स्किल। समझ में आ गया। सुनने और पढ़ने से हम क्या करते हैं, ग्रहणशीलता कौशल डेवलप करते हैं। रिस्पेक्टिव का मतलब होता है ग्रहणशीलता। ठीक है, ग्रहणशीलता ये आपका, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दे देगा, ये हम बाद में देखेंगे। दूसरा दूसरा कौशल हमारा डेवलप होता है कि स्पीक। स्पीक यानी बोलना, और राइट। ठीक है, जब हम बोलते हैं और लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है भाई, हमारा हो जाता है, जब हम लोग बोलते हैं और लिखते हैं तो ये बन जाता है हमारा प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव यानी कि क्या मतलब होता है, उत्पादक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, उत्पादक। उत्पादक को क्या बोलते हैं, प्रो हो गया, डक्ट, DUCTIVE, प्रोडक्टिव स्किल। क्लियर है। जब हम लोग प्रोडक्टिव स्किल कैसे हो गया कि भाई मैंने बोला और मैंने लिखा, ये दो डेवलपमेंट हो गया, तो मेरे में अपने आप ही बोलने, और देखो भाई बोली मैं तो बाहर निकला, और राइट करी यानी कि मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, मैंने क्या कर लिया, नए चीज को उत्पाद कर दिया, उत्पादक। तो उसके प्रोडक्टिव स्किल डेवलप हो गई। जब मैं सुनने के बाद में मैं लिखने लग गई तो मैं क्या कर ली, ग्रहण कर ली। सुनना यानी ग्रहण, और ग्रहण करने के बाद मैंने उसको क्या करा, पढ़ा, तो क्या हो गया, ग्रहण कर लिया। तो इसको बोलते हैं रिस्पेक्टिव स्किल। ये समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। आपका फिलअप द ब्लैंक में भी आ जाएगा रिस्पेक्टिव स्किल क्या है, उसमें आपको ऑप्शन दे देगा, तो ये 2 नंबर का आ सकता है। प्रोडक्टिव स्किल क्या है, ये आपके 2 नंबर के आ जाएंगे। समझ में आ गया आप लोग को। तो इसमें देखो आपका बहुत सारे क्वेश्चंस भी बन जा रहे हैं और साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जा रहा है। अब अपन देखते हैं कि अब आपका हो गया लर्निंग थ्रू कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ। अब आपको यहाँ पे संदर्भ, ध संदर्भ के माध्यम से सीखना। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हमको अगर मान लो माध्यम मिलेगा तभी तो हम लोग सीखेंगे ना, नहीं तो ऐसे कैसे जाएंगे। यदि मेरे को कोई चीज का, जैसे मान लो भाषा का प्रयोग करना कभी भी शून्य नहीं जाता। ठीक है, ये अगर मेरे को कोई स्थिति है या कोई उद्देश्य है तभी मैं कोई चीज को सीखूंगी। यदि मेरे पास कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई संदर्भ नहीं है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो क्या मैं सीखूंगी कोई चीज को, नहीं सीखूंगी। मेरे को क्या जरूरत है सीखने की। लेकिन जब मेरे को पता है कि मेरे को इंग्लिश बोले बगैर मेरा काम नहीं चलेगा,
तो यहाँ पे सारे लोग को इंग्लिश चाहिए, तो मैं इस चीज को सीखने के लिए मेरे को चाहिए ना, उद्देश्य चाहिए ना, संदर्भ चाहिए ना, तभी तो मैं लर्न करूंगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये चीज याद रखना कि लर्निंग थ्रू कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ के माध्यम से भी सीखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद चौथा हो गया। फिर पांचवा पॉइंट आपका लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। यहाँ पे एक चीज समझिएगा, एक्टिविटी यानी क्या होता है? गतिविधि से सीखना। एक्टिविटी यानी गतिविधि। यहाँ पे कोई भी बच्चा अगर कोई भी चीज को सीखता है, यदि वो सक्रिय है, सक्रिय यानी कि क्रिएटिव है, एक्टिव है, तभी वो कोई चीज को सीख पाएगा। यदि आप शून्य हो जाओगे, आपके अंदर में कोई सक्रियता नहीं है, जैसे मान लो मैं अभी ये बना रही हूँ, बनाने के बाद आपको भेजी, अगर आप सुनोगे ही नहीं, सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आपको ये सीखोगे नहीं। तो आपको सक्रिय होना पड़ेगा ना कि भाई खोलो, सुनो यूट्यूब में, और उसके बाद आप एक्टिव हो जाओ कि हाँ भाई क्या बता रहे हैं। अगर आप उसको करने के बाद भी नहीं करोगे, गतिविधि नहीं होगी, तो आप वहीं के वहीं रहोगे। तो लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, क्लियर हो गया? तो बच्चा जो होता है वह सक्रिय होता है, और उसी के थ्रू, तो सक्रिय होता है तो वो बहुत जल्दी एक्टिविटीज को, हर डिफरेंट एक्टिविटीज को सीख जाता है। क्लियर है? उसके बाद छठवा जो पॉइंट है आपका महत्वपूर्ण सिद्धांत है लर्निंग थ्रू मीनिंगफुल प्रैक्टिस। जब हमको एक चीज समझना कि सार्थक अभ्यास, मीनिंगफुल यानी कि सार्थक, और प्रैक्टिस यानी अभ्यास। सार्थक अभ्यास यानी कि आपको जब पता है, जैसे मान लो, अब सार्थक क्या होता है, मीनिंगफुल क्या होता है, ये बताना पड़ेगा आप लोग को। मीनिंगफुल यानी जैसे कल, तो क ल, कल, ये क्या हो गया, मीनिंग हो गया ना, कल यानी टुमारो। अब मैं बोल दूंगी ल, क, प, म, ये कोई है? ये खाली मीनिंगलेस है, मतलब कोई शब्द नहीं निकल रहा, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो इसको मैं याद कर पाऊंगी, या प्रैक्टिस कर पाऊंगी, या मैं समझ पाऊंगी? नहीं। अगर कोई चीज सार्थक है, जैसे कल, ठीक है, पल, ये कोई मीनिंगफुल है, मतलब पल यानी टाइम, दूसरा इंस्टेंट। ठीक है, अब ये इसी को बोलोगे ला पा काड़ा पाड़ा, तो ये कोई मीनिंग है? इसका कोई मतलब निकल रहा है? नहीं। तो इसका अभ्यास करने से भी कोई मतलब नहीं होगा, और ये मेरे दिमाग में भी नहीं रहेगा, और मैं सीखूंगी भी नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, लर्निंग थ्रू मीनिंगफुल प्रैक्टिस, सार्थक अभ्यास के माध्यम से क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे सातवां पॉइंट। अब देखो, एक कहावत बहुत अच्छी है। क्या कहावत है इंग्लिश में? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। याद रखना, मतलब अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। आप पूर्ण कब होगे? जब अभ्यास करोगे। ठीक है, इसको देखने के बाद भी अगर आपने बंद कर दिया तो डब्बा बंद ही रहेगा। इसको अगर आपके दिमाग में कोई चीज डालनी है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अभ्यास ही मनुष्य को पूर्ण बनाता है। पढ़ोगे, अभ्यास करोगे तो कुछ बनोगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर फेल होगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अभी, मदर टंग हैज टू लर्न अदर टंग्स। अब ये बहुत जरूरी है भाई। ये कैसे होता है? मदर टंग यानी क्या हो गया आपका? मातृभाषा। मदर टंग यानी मातृभाषा। ठीक है, अब आपकी मातृभाषा जो भी हो, अगर आपको इंग्लिश टू मातृभाषा बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर जैसे मान लो हिंदी है, तो हिंदी में आपने क्या बोला? लर्न। लर्न को क्या बोलते हैं? सीखना। तो ये हिंदी से इंग्लिश में आप सीख लिए इसी से। अगर मान लो आपकी मातृभाषा उड़िया है, संस्कृत है, मराठी है, या तमिल है, या तेलुगु है, उसके थ्रू अगर आप दूसरी लैंग्वेज को सीखोगे, अदर टंग को सीखोगे, तो आपको वह हेल्प करेगा, तभी तो आप समझ पाओगे। क्या अब जैसे सार्थक, तो यहाँ पे मीनिंगफुल प्रैक्टिस, ये समझ में आ गया। कल यानी क्या था? एक सार्थक वर्ड था। ला पाड़ा, ये सब क्या है? असार्थक है, यानी कि मीनिंगलेस है। तो ये मैं समझी ना हिंदी के थ्रू कि भाई ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। तो ये मदर टंग हेल्प टू लर्न अदर टंग्स, मतलब हमारी मातृभाषा मदद करती है अदर टंग, मतलब
दूसरी भाषा को, अन्य भाषा को सीखने में। अदर टंग यानी अन्य भाषा। समझ में आ गया? ये मदद करती है। इसके बाद आ गया आपका 8th पॉइंट, फ्लुएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन देन एक्यूरेसी। फ्लुएंसी यानी क्या होता है? प्रवाह। ठीक है, बच्चों के लिए एक्यूरेसी यानी होता है सटीक। अभी आपको अभी बोलना इंपॉर्टेंट है कि उसका मीनिंग करना। जब हम बच्चों को बोलते हैं ना, तो बच्चा अपने आप ही बोलना शुरू कर देता है, पड़ा बड़ा बोलता रहता है। वो अर्थ के पीछे, ग्रामर के पीछे या उसको सही करने के चक्कर में नहीं रहता, वो सिर्फ बोलता है। फ्लुएंसी यानी कि क्या होता है? प्रवाह। तो पहले क्या बोलते हैं हम? पहले कुछ भी बोलते रहते हैं, जैसे बच्चे बलबलाते ना, अच्छा करते, उनको मतलब रहता है क्या? नहीं, उनकी सिर्फ जीभ हिलती रहती है, उनका मूवमेंट्स होता रहता है। वो फ्लुएंसी इज मोर इम्पोर्टेंट, उनके लिए प्रवाह इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होता है बच्चे के लिए, जबकि सटीक नहीं। कि मतलब ग्रामर के लिए पीछे नहीं भागते, कोई चीज के पीछे नहीं भागते कि ये सही है कि गलत है, सिर्फ उनको फ्लुएंसी लाना है, प्रवाह लाना है। तो अगर आप लोग को भी सीखना है तो पहले आपको क्या इंपॉर्टेंट है? फ्लुएंसी। सिर्फ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, ये सुनते जाओ, फिर बाद में ग्रामर बना करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट हो गई? बच्चों के लिए क्या है? सटीकता की तुलना में प्रवाह अधिक महत्वपूर्ण है। प्रवाह अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसके? सटीकता के बच्चों के लिए सटीकता की तुलना में। ठीक है, समझ में आ गया? अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जा रहा है, मेरे ख्याल से ये हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉइंट है कम्युनिकेटिव कॉम्पोनेंट्स फर्स्ट लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस लेटर। इसका मतलब ये होता है कि कम्युनिकेटिव यानी संचार, ठीक है, कम्युनिकेटिव यानी संचार। उसके बाद संचार क्षमता, कॉम्पिटेंसी यानी कि क्षमता। ठीक है, क्षमता। पहले संचार क्षमता पहले आती है, फर्स्ट। पहले हमको क्या इंपॉर्टेंस देना है? संचार, कम्युनिकेट करना। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषाई, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषाई। भाषाई जो क्षमता होती है वो बाद में आती है। कॉम्पिटेंसी यानी समझ में आ गया, क्षमता। ठीक है, लेटर यानी कि बाद, लेटर यानी LATER यानी बाद में, इसका मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पहले संचार की क्षमता पहले है, बाद में भाषाई क्षमता। मतलब पहले हमको बोलना आना चाहिए, अपनी बात को किसी के सामने रखना आना चाहिए। मैं आपसे बोल सकूं, पहले कम्युनिकेट कॉम्पिटेंसी फर्स्ट आनी चाहिए, फिर मैं भाषा को देखूंगी कि भाई इसमें ग्रामर सही है कि नहीं, व्याकरण सही है कि नहीं है, या इसमें मेरे को प्रेजेंट टेंस लगाना था कि पास्ट टेंस लगाना था कि क्या लगाना था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दूसरी भाषा सीखने के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पहला, बी कंस्ट्रक्ट एंड रिकंस्ट्रक्ट अवर नॉलेज, लर्निंग थ्रू एक्सपोजर, लर्निंग थ्रू यूज, लर्निंग थ्रू कॉन्टेक्स्ट, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, लर्निंग थ्रू मीनिंग प्रैक्टिस, और मदर टंग हैड टू लर्न अदर टंग्स। Fluency is more important for children than accuracy. Communicative competence first, linguistic competence later. तो इसमें से अगर 5 भी याद कर लोगे, जैसे लर्निंग थ्रू सब याद कर लो। सिर्फ लर्निंग की स्पेलिंग आनी चाहिए, थ्रू की स्पेलिंग आपको आती है, एक्सपोजर, यूज, कॉन्टेस्ट, एक्टिविटी। फिर ये 5-6 पॉइंट को याद कर लो तो आपके ये क्वेश्चंस बन गए। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है जो आपके फिल अप द ब्लैंक में आता है, और इसको अपन देख लेते हैं कैसे करना है। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, ये मैं आपको बता देती हूँ इसको कैसे करना है। सबसे पहले मदर टंग यानी मालूम हो गया, ये हो गया आपका मातृभाषा। ठीक है, अब ये फिल अप द ब्लैंक में भी आ सकता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी आ सकता है, या फिर एक वर्ड देके
4 ऑब्जेक्टिव देके आपको ये मैच करने, ये 2 नंबर 4 नंबर आपके पूरे कवर हो जाएंगे इस टॉपिक से। मदर टंग, लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट तो समझ में आ गया, भाषा प्रसंग, लैंग्वेज यानी भाषा है, कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग, तो मेरे ख्याल से मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। और इसमें नॉलेज कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है नॉलेज यानी ज्ञान, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण, ठीक है, ज्ञान का निर्माण, ज्ञान का निर्माण। लैंग्वेज एक्सपोजर, एक्सपोजर मैंने अभी बताया, भाषा का क्या करना है आपको, लैंग्वेज यानी भाषा, एक्सपोज करना यानी कि प्रदर्शन करना, ठीक है। उसके बाद में रिस्पेक्टिव स्किल्स, ये भी बताया मैंने आपको, क्या था, ग्रहणशील, ग्रहणशील कौशल, ठीक है। और दूसरा है प्रोडक्टिव स्किल्स, इसका मतलब होता है उत्पादक कौशल, ठीक है। अब समझ में आ गया। इनपुट रिच लैंग्वेज इन्वायरमेंट, यहाँ पे इसका होता है समृद्ध, समृद्ध भाषा, समृद्ध भाषा वातावरण, इन्वायरमेंट यानी वातावरण, ठीक है। अब यहाँ पे मैं समझा दे रही हूँ, हैविंग अ लॉट अपॉर्चुनिटी टू यूज अ लैंग्वेज इन वन सराउंडिंग, यहाँ पे है कि अपने परिवेश में किसी भाषा का उपयोग करने का भरपूर अवसर, ठीक है। अब मैं पूरा पूरा नहीं लिख पाऊंगी हिंदी में, मैं इसको बोल ले रही हूँ, उसको सुन लो। कनेक्ट विथ लैंग्वेज, कॉन्टेक्ट विथ लैंग्वेज, इसका मतलब होता है भाषा से संपर्क करें, ठीक है, भाषा से संपर्क करें, ठीक है। फिर है लिसनिंग, लिसनिंग रीडिंग, ये तो आपको समझ में आ गया, सुनना और पढ़ना, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये स्पीकिंग यानी बोलना और लिखना, ठीक है। उसके बाद में नेटिव लैंग्वेज, द फर्स्ट लैंग्वेज लर्न फ्रॉम द पेरेंट्स, अपने मूल भाषा, नेटिव लैंग्वेज यानी मूल भाषा, ठीक है, मूल भाषा से सीखना पहली भाषा, मतलब नेटिव, अब भाई अपने माँ बाप, पेरेंट्स से यानी क्या हो गया, माँ बाप हो गए ना। फिर डेवलपिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग इन द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग, यानी सीखने की प्रक्रिया में नई समझ विकसित करना, नई समझ को विकसित करना, ठीक है। अब सरकमटेंस फॉर कम्युनिकेशन, यानी संचार के लिए क्या करना है आपको, परिस्थितियों को क्या करना है, परिस्थितियां। अब इसमें आपको जोड़ना है, तो आपको जब पता होगा तब समझ में आ जाएगा। तो मदर टंग कहाँ आएगा भाई, मदर टंग आ जाएगा, ये आ गया पेरेंट्स वाला, ये आपका आ गया मदर टंग, नेटिव फर्स्ट लैंग्वेज, ये आ गया पहला। यहाँ नंबर डाल देते तो समझ में आ जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। फिर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट, लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट में कौन सा आएगा, आपको लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट कहाँ मिलना चाहिए, कि आपको परिस्थिति मिलेगी तब तो आप लैंग्वेज का प्रसंग कर पाओगे, संचार के लिए परिस्थितियां मिलनी चाहिए, तो यह है सरकमटेंस, ठीक है। फिर नॉलेज कंस्ट्रक्शन, यानी ज्ञान का निर्माण कब होगा, जब क्या करोगे, ज्ञान का निर्माण करने के क्या करोगे, तीसरा डेवलपिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग, समझ विकसित होगी तब तो ज्ञान प्राप्त होगा ना, कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। फिर चौथा, भाषा का प्रदर्शन कहाँ कर पाओगे आप लोग, कहाँ करोगे, संपर्क करने के लिए, ठीक है, हो गया। उसके बाद है आपका, मैंने ये बताया था ना पांचवा, रिस्पेक्टिव स्किल्स, किसका है, ग्रहणशील में क्या आएगा, जल्दी से बताइए, ग्रहणशील में क्या आएगा, सुनना और पढ़ना, ठीक है। इसको अपने आप पहले बनाना, फिर उसके बाद में इसको देखना। फिर उसके बाद प्रोडक्टिव कब होगा, जब हम बोलेंगे और लिखेंगे, बन गया, ठीक है। उसके बाद इनपुट रिच लैंग्वेज इन्वायरमेंट, भाई जब ढेर सारा वातावरण मिलेगा आजू बाजू, वंस सराउंडिंग, मेरे आसपास पूरा वातावरण सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले मिल जाएंगे, तो मैं तो 2 दिन में ही रात दिन बोलना शुरू कर दूंगी, है कि नहीं, और कोई मिलेगा ही नहीं तो मैं कहाँ बोल पाऊंगी, समझ में आ गया।
तो हैविंग ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर, टू यूज अ लैंग्वेज इज वंस सराउंडिंग। क्लियर हो गया? ये मैच ऑफ द फॉलोइंग भी आ सकता है, फिल अप द ब्लैंक भी आ सकता है, और एक देके आपको 4 ऑप्शन देके आपको करेक्ट करना है। तो कृपया करके इन चीजों को ध्यान से समझ के याद कर लेना। ओके, समझ लोगे तो बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।